हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने चैनल गुरु एजुकेशन हब पर। और मैं संगीता बिश्नोई। अभी तक अपने कक्षा 6 की विज्ञान के 3 पाठ पढ़ लिए हैं। आज हम चौथा पाठ पढ़ने जा रहे हैं। चौथा पाठ है प्राकृतिक रेसे। और जैसा कि मैंने बताया कि हर एग्ज़ाम की शुरुआत करने के लिए हमें उसकी नींव मजबूत बनानी चाहिए। और विज्ञान की नींव किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की मजबूत बनाने के लिए कक्षा 6 उसका बेस है। तो हम यहीं से शुरू कर रहे हैं। जो कॉम्पिटिशन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये ज़रूरी है, और जो घर बैठे हैं अभी लॉकडाउन में स्कूल के विद्यार्थी जो कक्षा 6 के, उनके लिए भी ये भी बहुत ज़रूरी है। तो अभी हम शुरू करते हैं कक्षा 6 का चौथा पाठ, प्राकृतिक रेसे। प्राकृतिक रेसे, इस पाठ में हम पढ़ेंगे रेसों का वर्गीकरण, पादप रेसे जिसमें है रुई, जूट और मूंज, सूती धागों की कताई, बुनाई, वस्त्रों की रंगाई और छपाई, जांतव रेसे, ऊन, रेशम और हमारे परिधान। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रेसों के वर्गीकरण की। तो रेसों का वर्गीकरण हम इस आधार पर कर सकते हैं, मानव निर्मित रेसे और प्राकृतिक रेसे। तो प्राकृतिक रेसे वे रेसे जो पौधे और जंतु दोनों से प्राप्त होते हैं। वह रेसे जो पौधे और जंतु दोनों से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक रेसे कहलाते हैं। जैसे ऊन, कपास, पटसन, मूंज और रेशम आदि। ये तो है प्राकृतिक रेसे, ये पौधे और जंतु दोनों से प्राप्त होते हैं। फिर है संश्लेषित रेसे या कृत्रिम रेसे। वे रेसे जो मानव द्वारा विभिन्न रसायनों से बनाए जाते हैं। जो मानव द्वारा विभिन्न रसायनों से बनाए जाते हैं उन्हें कृत्रिम रेसे या संश्लेषित रेसे कहते हैं। जैसे रेयॉन, डेक्रोन, नायलॉन आदि। उसके बाद आते हैं प्राकृतिक रेसे में पादप रेसे। कि पादपों से हमें कौन कौन से रेसे प्राप्त होते हैं। तो पादपों से हमें रुई प्राप्त होती है। तो रुई हमें किस पादप से प्राप्त होती है इसके बारे में हम देखते हैं। रुई कपास पादप के फल से प्राप्त होती है। इसके फल नींबू के आकार के होते हैं। कपास का पौधा सभी ने देखा होगा, राजस्थान में तो लगभग सभी ने देखा होगा। रुई कपास पादप के फल से प्राप्त होती है। इसके फल नींबू के आकार के होते हैं, और ये जब फल पक जाते हैं तो ये टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं बीच में से, और कपास तंतुओं से ढका हुआ बिलोना यानी कि बिनोला कपास बीज होता है वो दिखाई देता है। और जब कपास की खेती करते हैं उस समय अगर हम खेतों को देखेंगे तो जब वो बीज पक के तैयार हो जाते हैं और वो फट जाते हैं बीच में से वो फल, तो ऐसा लगता है पूरा खेत एकदम सफ़ेद सा हो जाता है, जैसे कि उसने बर्फ़ ढक रखा हो अपने खेत पर। अब कपास के बीजों से रुई कैसे प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हाथों द्वारा यानी कि हस्त चयन प्रक्रिया द्वारा फलों से कपास के फलों को प्राप्त करते हैं। इसके पश्चात कंकंतन द्वारा कपास को बीजों से पृथक करते हैं, जिसे कपास ओटना कहते हैं। कपास और बीजों दोनों को अलग अलग करते हैं। कपास के जो बीज हैं उनको अलग करते हैं, जिसे कपास ओटना कहते हैं। हमें कपास के फल से रुई प्राप्त होती है, और आजकल रुई प्राप्त करने के लिए मशीनों का उपयोग भी किया जाता है। उसके बाद आता है जूट, पटसन। पटसन तंतु को पटसन पादप के तनों से प्राप्त करने के लिए सर्वप्रथम ये किससे प्राप्त होते हैं, पटसन पादप के तनों से प्राप्त होते हैं। सबसे पहले यह बात ध्यान देने योग्य है यहाँ पर कि ये पटसन पादप के तनों से प्राप्त होते हैं। तो इसके लिए पटसन पादप के तनों से प्राप्त करने के लिए क्या करते हैं, सर्वप्रथम पटसन पादप यानी कि पटसन पादप फसल को इसकी पुष्प अवस्था में काट लेते हैं। फिर इनके तनों को कुछ दिनों के लिए जल में डुबो कर रखते हैं, जिससे कि इनके तने गल जाए, और उसके तंतु हाथों से हम गलने के बाद हाथों से आसानी से निकाल सकते हैं, उनको आसानी से पृथक कर सकते हैं। इस प्रकार हमें जो तंतु प्राप्त होते हैं उनसे हम वस्त्र या अन्य वस्तु बनाने से पहले उन्हें हम धागों में परिवर्तित करते हैं। जूट यानी कि पटसन से हम जूट से पायदान, चटाई, बैग आदि बना सकते हैं। उसके बाद आती है मूंज। मूंज एक लंबा तने रूपी पौधा होता है हरे रंग का।
ये मूंज घास के पादप से प्राप्त होती है। इस पादप को वनस्पति शास्त्र में यानी कि बॉटनी में इसका बॉटनिकल नेम है सैकेरम मूंजा। ये एक बीजपत्री पादप है। ये सामान्यतः नागौर, बीकानेर, सीकर, झुंझुनू, अजमेर आदि में बहुत ज़्यादा मात्रा में पाई जाती है। मूंज के सरकंडों का उपयोग झोंपड़े, परंपरागत फर्नीचर जैसे कि मुड्डे, टेबल, सरकी एवं इको फ्रेंडली खिलौने बनाने में किया जाता है। इसके रेशों से विभिन्न प्रकार की रस्सियों का निर्माण भी होता है, जिसका उपयोग ग्रामीण क्षेत्रों में चारपाई, कुर्सियां और सजावटी सामान बनाने में किया जाता है। राजस्थान के अजमेर ज़िले में, यहाँ ये जीके का क्वेश्चन भी है कि राजस्थान के अजमेर ज़िले में मूंज आधारित कुटीर उद्योग, अजमेर ज़िले में मूंज आधारित कुटीर उद्योगों द्वारा विभिन्न प्रकार की वस्तुओं का व्यावसायिक उत्पादन किया जाता है। कौन से ज़िले में? राजस्थान के अजमेर ज़िले में मूंज आधारित कुटीर उद्योग। तो ये देखिए मूंज, ऐसे मुड्डे बनते हैं मूंज के, और ये मूंज से बनी हुई रस्सी जिससे गाँव में चारपाई बनाते। पुराने ज़माने में इनकी चारपाइयाँ बहुत होती थी, मैंने देख रखी, शायद सभी ने देख रखी होगी। फिर है सूती धागों की कताई, बुनाई, वस्त्रों की रंगाई और छपाई। जो सूती वस्त्र हैं, सूती धागों से बनाए जाते हैं, उनकी कताई, बुनाई, वस्त्रों की रंगाई और छपाई हम कैसे करते हैं? तो सबसे पहले वस्त्र बनाने के लिए हम तंतुओं का उपयोग ही करेंगे। उन तंतुओं को धागे में कैसे परिवर्तित करते हैं? तंतु से धागा भी तो बनाना पड़ेगा, तभी वस्त्र बनेंगे। तो कैसे परिवर्तित करते हैं वो देखते हैं हम लोग। पादपों से प्राप्त तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया कताई कहलाती है। कताई की प्रक्रिया में रुई के एक पुंज से धीरे धीरे रेशों को खींचते हैं और साथ साथ उन्हें ऐंठते रहते हैं, जिससे तंतु पास पास आ जाते हैं और धागा बनने लग जाता है। कताई के लिए एक सरल युक्ति है हस्त तकुआ। हाथों से बनाते हैं हम तकली, जिसे हम तकली भी कहते हैं, और एक अन्य युक्ति है चरखा। ये तकली है। गाँव में सभी बड़े बुजुर्ग अभी भी जब भी फ्री रहते हैं तो वो ऐसे लेके बैठ जाते हैं, धागा काटते रहते हैं। और ये चरखा है। बुनाई, अगला पद है बुनाई। धागे से वस्त्र निर्माण बुनाई द्वारा किया जाता है। बुनाई वीविंग व नीटिंग प्रक्रिया द्वारा की जाती है। बुनाई की दो प्रक्रिया, एक तो वीविंग और दूसरी नीटिंग। धागे के दो सेट को आपस में व्यवस्थित करके, यानी कि धागे के दो सेट होंगे, धागे के दो सेट को आपस में व्यवस्थित करके वस्त्र निर्माण की क्रिया को वीविंग कहते हैं। वीविंग की प्रक्रिया में धागे के दो सेट होंगे और वस्त्रों की वीविंग हेतु करघों का उपयोग किया जाता है। एकल धागे से वस्त्र निर्माण की क्रिया को नीटिंग कहते हैं। वीविंग की प्रक्रिया में धागे के दो सेट होंगे और एकल धागे से वस्त्र निर्माण की प्रक्रिया होगी वो नीटिंग होगी। नीटिंग हाथों और मशीनों द्वारा की जाती है। उसके पश्चात है वस्त्रों की रंगाई। तो हम सूती वस्त्रों की रंगाई कैसे करते हैं? तो सूती वस्त्रों की रंगाई के लिए विभिन्न प्रकार के रंजक काम में लिए जाते हैं। जिस रंग से वस्त्रों की रंगाई की जानी है, उस रंग को थोड़े से ठंडे पानी में घोल लेते हैं। थोड़ा सा पानी लेके उसमें रंग घोल लेंगे और उस घोले गए रंग को गर्म पानी में डालते हैं और थोड़ा नमक मिलाकर उसे डंडे से अच्छी तरह हिलाते रहेंगे और उसके पश्चात उसमें वस्त्र डालेंगे। जिस वस्त्र को रंगना है वो उसमें डालेंगे और डंडे की सहायता से 5 से 10 मिनट तक उसको ऊपर नीचे साइड से हर जगह से घुमा के उसको अच्छे से रंगेंगे। अब पानी को जब तक पानी ठंडा नहीं होता है तब तक उस वस्त्र को उसी पानी में पड़ा रहने देते हैं और जब पानी ठंडा हो जाएगा तो उस वस्त्र को बाहर निकाल के उसका पानी निचोड़ करके उसको छायादार जगह पर सुखा देते हैं। धूप में नहीं सुखाना है और सुखाने के बाद प्रेस कर लेते हैं। हमने बहुत सारे रंगदार वगैरह कहीं जाते हैं तो कहीं वो रंगने का कार्य अपना शुरू रहता है उनका, बहुत जगह पे देखा है मैंने। उसके पश्चात है बंदेज। बंदेज तो हमारे राजस्थान और गुजरात में भी प्रचलित है। इसके साथ साथ यहाँ का बंदेज बाहर भी जाता है। तो बंदेज द्वारा कपड़े पर आकर्षक डिज़ाइन बनाए जाते हैं। बंदेज का मतलब है बंदेज यानी कि बांधना, कपड़े को बांधना। ये कार्य एक लघु उद्योग की तरह कम खर्च में अधिक धन कमाने में सहयोगी बनता है। इसके द्वारा रुमाल, स्कार्फ, साड़ी, ब्लाउज, सलवार सूट, चुन्नी, चादर, पर्दे, कुशन आदि तैयार किए जाते हैं।
बंदेज में रंगाई करने से पूर्व डिज़ाइन बनाने के लिए वस्त्र को धागे से बांध दिया जाता है। रंगाई करने से पूर्व डिज़ाइन बनाने के लिए वस्त्र को धागे से बांध दिया जाता है। उसके पश्चात उसको रंगते हैं। जिस स्थान पर वस्त्र को बांधा जाता है उस स्थान पर उस पर रंग नहीं चढ़ता है और बाकी पूरा वस्त्र रंगीन हो जाता है। यदि बंदेज को 2-3 रंगों में रंगना होता है तो जैसे कि कुछ स्थान पर सफ़ेद हो, कुछ स्थान पर पीला, कुछ पर लाल, कुछ पर काला, तो बंदेज को हमेशा हल्के से गहरे रंगों की ओर बढ़ाते हैं। पहले हल्के रंग में रंगते हैं, उसके पश्चात उसको गहरे रंग में रंगते हैं। हर बार अलग अलग रंग में रंगने के पश्चात वस्त्र को छाया में सुखाना पड़ता है और पुनः बांध कर रखना पड़ता है। अंतिम रंग रंगने के पश्चात वस्त्र को अच्छी तरह सूखने देते हैं और सूखने के बाद गांठें खोल देते हैं। गांठें खोलते समय धागे को जोर से नहीं खींचना चाहिए। बंदेज के लिए वस्त्र पर हल्की गर्म इस्त्री करते हैं। इस प्रकार बंदेज का वस्त्र तैयार किया जाता है। यानी कि बंदेज के वस्त्र को रंगने के लिए वस्त्र को जिस जगह से बांध देते हैं वहाँ पे वो रंग नहीं चढ़ता है और जहाँ से उसको नहीं बांधते उस पर वह रंग चढ़ जाता है। उसके बाद है वस्त्रों की छपाई कि वस्त्रों पर छपाई कैसे होती है। राजस्थान में छपाई कला का सर्वोत्तम स्वरूप सांगानेर जयपुर में देखने को मिलता है। राजस्थान में सांगानेर की छपाई बहुत प्रसिद्ध है। इसके साथ साथ जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर, बाड़मेर, भीलवाड़ा, पाली, बगरू, अकोला, चित्तौड़गढ़, इन स्थानों की छपाई कला भी प्रसिद्ध है। इन सभी स्थानों पर ठप्पे से छपाई की जाती है। ठप्पा होता है उसी से छपाई की जाती है। रंगाई व छपाई के लिए सफ़ेद कपड़ों एवं सूती वस्त्र जैसे कि मलमल, लट्ठा, रेशमी वस्त्रों का प्रयोग किया जाता है। वस्त्रों को छपाई करने में प्रयुक्त होने वाले उपकरण में सबसे महत्वपूर्ण ठप्पा है। इस ठप्पे को भांत भी कहते हैं। ये लकड़ी और धातु के बने होते हैं। ठप्पे बनाने के बाद इन्हें तिल्ली के तेल में रात भर डुबोकर रखा जाता है। तो छपाई के लिए क्या करते हैं? सर्वप्रथम वस्त्रों की छपाई के लिए एक पात्र में रंग तैयार करते हैं और एक स्पंज लेते हैं। उस स्पंज को पानी से गीला करके तैयार रंग में स्पंज को डाल देते हैं। इस स्पंज को बाहर निकाल कर उस पर ठप्पे को रख देते हैं। स्पंज पर ठप्पे को रखते हैं तो उस ठप्पे पर रंग चढ़ जाता है और उस ठप्पे से कपड़े के ऊपर हम ठप्पा लगा देते हैं, छाप लगा जाते हैं। तो इस ठप्पे को स्पंज पर रखते हैं जिससे उस पर रंग चढ़ जाता है। ब्लॉक से कपड़े पर सही आकृति में और एक ही लाइन में छाप लगाते हैं। इस प्रकार पूरे वस्त्र में या कुछ किनारों पर ठप्पे लगाए जाते हैं। आजकल वस्त्रों की छपाई हेतु मशीनों का उपयोग किया जाता है। सूती कपड़ा कपास के माध्यम से बनता है। सूती कपड़े के अंतर्गत हम लट्टा, रुबिया, वायल, पॉपलिन, मलमल आदि को शामिल करते हैं। सूती कपड़ों की विशेषताएं क्या क्या है? सूती वस्त्र ठंडा होता है, सूती वस्त्र नमी सोखता है और सूती वस्त्रों को रंगना आसान होता है। और ये तो थे हमारे पादप रेशे, यानी कि प्राकृतिक रेशे में पादप रेशे। प्राकृतिक रेशे में जांतव रेशे जो जंतुओं से प्राप्त होने वाले हैं, एनिमल फाइबर्स। वो है जंतुओं से जो रेशे प्राप्त होते हैं उन्हें जांतव रेशे कहते हैं, जैसे कि ऊन और रेशम। ऊन हमें किस किस से प्राप्त होती है? ऊन हमें भेड़, बकरी, ऊंट, याक, खरगोश आदि के जंतुओं के बालों से प्राप्त होती है। इन जंतुओं के शरीर पर बालों की एक मोटी परत होती है जिससे शरीर गर्म रहता है। और तंतु रूपी मुलायम बाल ही ऊन बनाने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। तंतु रूपी मुलायम बाल ही ऊन बनाने के लिए उपयोग में लिए जाते हैं। ऊन निर्माण की प्रक्रिया। उपयुक्त जंतु से प्राप्त बालों को ऊन में कैसे परिवर्तित करते हैं इसके बारे में हम जानते हैं। तो रेशों को ऊन में परिवर्तित करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रियाओं से गुजरना पड़ता है। पहला पद है इसमें, सर्वप्रथम भेड़ या जो भी जंतु है जिससे हम ऊन प्राप्त करते हैं उसके शरीर से बालों को उतार लिया जाता है। इसे ऊन की कटाई कहते हैं। यह प्रक्रिया सामान्यतः गर्मी के मौसम में की जाती है जिससे कि भेड़ों के शरीर पर बालों की सुरक्षात्मक आवरण ना होने पर भी उन पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। सर्दी के मौसम में अगर हम ऊन की कटाई करेंगे तो जानवर को सर्दी लगेगी, इसलिए गर्मी के मौसम में करते हैं ताकि बालों का एक सुरक्षात्मक आवरण नहीं होगा तो भी उनके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इन्हीं रेशों को संसाधित करके ऊन का धागा बनाया जाता है।
दूसरा पद है, भेड़ों से उतारे गए बालों से चिकनाई, धूल, जो भी आदि हटाने के लिए उनको अभिमार्जन करते हैं, यानी कि इसके लिए बालों को बड़ी बड़ी टंकियों में डालकर धोते हैं। फिर इन बालों को गठन के आधार पर छोटे बालों को अलग, बड़े बालों को अलग, मुलायम बालों को अलग अलग करके रखते हैं, तो उन्हें बालों की छंटाई करना कहते हैं, यानी कि बालों की छंटाई करते हैं। गठन के आधार पर बालों को अलग अलग करना छंटाई कहलाता है। तो बालों से छोटे छोटे कोमल व फूले हुए रेशे, जिन्हें बर कहते हैं, उनको अलग करते हैं और उन्हें फिर बालों को सुखा लेते हैं और फिर से उनको अभिमार्जन करते हैं, मतलब फिर से उनको धोते हैं और इस प्रकार से प्राप्त रेशे या ऊन को ही धागों के रूप में काता जाता है। ऊन की विभिन्न रंगों से रंगाई की जाती है। रेशों को सीधा करके सुलझाना और फिर लपेटकर धागा बनाना रीलिंग कहलाता है। लंबे रेशों को काटकर तो स्वेटर की ऊन और छोटे रेशों को काटकर ऊनी वस्त्र बनाया जाता है। देश के कुछ भाग जैसे कि जम्मू कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में कश्मीरी बकरी या अंगोरा नस्ल की बकरी से ऊन प्राप्त की जाती है। ये ऊन बहुत ही मुलायम होती है। वहाँ से कश्मीर में बकरियों से ऊन प्राप्त करते हैं, जो कि बहुत ज़्यादा मुलायम होती है। इनसे बनने वाले सालें पश्मीना शॉल कहलाती है, जो कि बहुत महंगी मिलती है। और हमारे देश में अनेक राज्य जैसे कि हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, पंजाब, गुजरात आदि में भेड़ों से ऊन प्राप्त की जाती है, इसलिए यहाँ भेड़ों का पालन अधिक किया जाता है। इसके पश्चात आता है, ये तो भेड़ों से प्राप्त होने वाली हो गई ऊन, यानी कि जंतुओं से प्राप्त होने वाली ऊन। उसके पश्चात जंतुओं से एक और रेशा प्राप्त होता है, वो है रेशम। तो रेशम कैसे प्राप्त होता है ये देखते हैं। रेशम एक प्राकृतिक रेशा है कि जो रेशम के कीट से प्राप्त होता है। रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर, ये प्रश्न आता है बहुत बार कि रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम के कीटों को पालना रेशम कीट पालन या सेरीकल्चर कहलाता है। रेशम कीट को पालना सेरीकल्चर कहलाता है। और रेशम कीट शहतूत के पौधों पर रहता है और इसी की पत्तियां खाता है। अब रेशम कीट का जीवन चक्र क्या होता है ये देखिए। मादा कीट शहतूत के पौधों पर अंडे देती है। इन अंडों से इल्लियाँ या कैटरपिलर यानी कि लार्वा निकलता है और ये इल्लियाँ शहतूत की पत्तियों को खाकर वृद्धि करती है। इनमें विशेष ग्रंथि होती है जिन्हें रेशम ग्रंथि कहते हैं। ये ग्रंथि एक पदार्थ स्रावित करती है। इल्लियाँ इस पदार्थ से धागे सदृश संरचना बनाती है और अपने चारों ओर लपेट लेती है। इल्ली के चारों ओर रेशम का धागा लिपट जाने से गोल संरचना बनती है, जिसे कोकून या कृमि कोष कहते हैं। कृमि कोष में इल्लियाँ प्यूपा अवस्था में बदल जाती है और प्यूपा रेशम कीट बनकर अपना जीवन चक्र पूर्ण करता है। रेशम कीट के जीवन चक्र की कोकून अवस्था को वयस्क कीट में परिवर्तित होने से पहले, यानी कि कोकून से वयस्क कीट यानी कि वयस्क रेशम बनेगा, रेशम कीट बनेगा, उससे पहले ही कोकून को धूप या गर्म पानी में या भाप में रख दिया जाता है और इससे रेशम के रेशे प्राप्त होते हैं। रेशम के रेशों में उपयोगी धागा बनाने की इस प्रक्रिया को रेशम की रीलिंग कहते हैं। फिर इन रेशों की कताई की जाती है जिससे कि रेशम के धागे प्राप्त होते हैं। इसके पश्चात इन्हीं धागों को बुनकरों द्वारा वस्त्र बनाए जाते हैं। हमारे देश का 90% रेशम उत्पादन कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु से प्राप्त होता है। ये तो हमारे देश में है 90% से अधिक, और इसके अलावा पूरे विश्व में चीन में सर्वाधिक रेशम उत्पादन होता है। अब रेशम वस्त्रों की विशेषताएं। रेशमी वस्त्र किन किन विशेषताओं से युक्त होते हैं। तो रेशमी वस्त्रों में कभी सलवटें नहीं पड़ती है, ये चमकीले और आकर्षक होते हैं। रेशमी वस्त्र वजन में बहुत हल्के होते हैं। तो जंतुओं से प्राप्त होने वाले रेशे और पादपों से प्राप्त होने वाले रेशे दोनों हमने यहाँ पढ़े हैं। उसके पश्चात आ जाता है हमारे परिधान कि हम क्या क्या पहनते हैं। तो कपास, रेशम, ऊन के रेशों से बने वस्त्रों का उपयोग राजस्थानी पोशाक के रूप में किया जाता है। त्योहार, वैवाहिक समारोह और अन्य उत्सवों के समय महिलाओं एवं पुरुषों के द्वारा पहने गए परिधान मन को मोह लेते हैं। महिलाओं तथा पुरुषों द्वारा पहने जाने वाले मुख्य परिधान हैं चुनरी, धोती, कुर्ता, साफा, राजस्थानी पोशाक आदि। ये हमारे परिधान हैं। ये देखिए बंदेज, इस बंदेज में देखिए कितने रंगों से इसको रंगा गया है। तो जहाँ जहाँ से इसको नहीं रंगना होता है, जहाँ ये बिंदियाँ दिख रही है, वहाँ से इनको बांध दिया जाता है धागों से, ताकि जब भी इनको रंग में डुबाएं तो ये यहाँ से ना रंगे जाएं। ये पोशाक है और ये
महिलाओं का मुख्य परिधान है राजस्थान में, और ये धोती कुर्ता और साफा ये पुरुषों का मुख्य परिधान है राजस्थान में। उसके पश्चात हमने इस पाठ में क्या क्या पढ़ा वो एक बार फिर से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमने यहाँ पढ़ा रेशों का वर्गीकरण। रेशों का वर्गीकरण प्राकृतिक रेशे और कृत्रिम रेशे। प्राकृतिक रेशे वह जो जंतुओं और पादपों से प्राप्त होते हैं प्राकृतिक रेशे, और कृत्रिम रेशे जो मानव द्वारा विभिन्न रसायनों से बनाए जाते हैं वो है कृत्रिम रेशे, यानी कि रेयन, डेक्रोन, नायलॉन 6 ये है कृत्रिम रेशे। पादप रेशों में है रुई, जूट, मूंज आदि। उसके बाद है जंतु रेशे। जंतु रेशे में है ऊन और रेशम। उसके बाद में हमने यहाँ देखा सूती वस्त्रों की रंगाई, छपाई, बुनाई कैसे की जाती है, और ऊन की रेशों से ऊन कैसे प्राप्त करते हैं वो भी देखा, ऊन निर्माण की प्रक्रिया, और रेशम कीट से रेशम निर्माण की प्रक्रिया। ये इस पाठ का मुख्य है। इसमें सबसे पहला एक प्रश्न ये भी बन सकता है कि रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं। बहुत से कंपटीशन एग्जाम में ये प्रश्न आया हुआ है कि रेशम कीट पालन को क्या कहते हैं। रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहते हैं। और रेशम कीट कौन से पौधे पर रहता है, तो रेशम कीट शहतूत के पौधे पर रहकर अपना जीवन यापन करता है। तो ये देखिए, वस्त्र धागों से बनाए जाते हैं। धागों को तंतुओं से बनाया जाता है। रेशों को प्राप्ति के आधार पर 2 भागों में वर्गीकृत किया जाता है, प्राकृतिक रेशे और संश्लेषित रेशे, यानी कि मानव निर्मित रेशे। प्राकृतिक रेशे जो जंतु और पादपों से प्राप्त होते हैं वो प्राकृतिक रेशे, और संश्लेषित रेशे जो मानव द्वारा विभिन्न रसायनों से बनाए जाते हैं वो संश्लेषित रेशे या कृत्रिम रेशे कहलाते हैं। और प्राकृतिक तंतुओं को भी 2 भागों में बांटा गया है, पादप तंतु और जांतव तंतु। पादपों से हमें रुई, पटसन और मूंज प्राप्त होते हैं, और जंतुओं से हमें ऊन और रेशम जंतुओं से प्राप्त होते हैं। और तंतुओं से धागा बनाने की प्रक्रिया को कताई कहते हैं। तंतु होते हैं तो हमें वहाँ से तंतु प्राप्त होते हैं जंतुओं से और पादपों से। उन तंतुओं से हम धागा बनाने की प्रक्रिया करते हैं, उस प्रक्रिया को कताई कहते हैं। और धागों से वस्त्र निर्माण की विधि बुनाई कहलाती है। ऊन का निर्माण भेड़ के बालों से और रेशम का निर्माण रेशम कीट से होता है। ये इस पाठ के मुख्य बिंदु, जिसमें हमने सिर्फ प्राकृतिक रेशों के बारे में पढ़ा। कृत्रिम रेशे याद नहीं है क्योंकि पाठ की हेडिंग थी सिर्फ प्राकृतिक रेशे, जिसमें हमने पादप रेशे पढ़ लिए और जांतव रेशे दोनों पढ़े। प्राकृतिक रेशों से जांतव रेशों से हमें कैसे धागे प्राप्त होते हैं, कैसे हम वस्त्र निर्माण कर सकते हैं, और जांतव रेशों से हम कैसे धागे प्राप्त करके वस्त्र निर्माण कर सकते हैं, उन दोनों की प्रक्रिया के बारे में हमें पढ़ा। और रेशम कीट से रेशम कैसे प्राप्त की जाती है इसकी प्रक्रिया भी हमने देख ली। उसके पश्चात है इस पाठ के अभ्यास प्रश्न। रुई को बिनौले से हटाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। प्राकृतिक तंतु का उदाहरण है, जांतव तंतु का उदाहरण है, और रेशम का रेशा किससे प्राप्त किया जाता है। ये 4 प्रश्न हैं। इन चारों प्रश्नों के उत्तर आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। और इसके पश्चात रिक्त स्थान, इन रिक्त स्थानों में भी क्या आएगा ये भी आप ज़रूर बताइएगा, क्योंकि यही छोटी छोटी बातें हैं जो हमें याद रखनी पड़ती है पूरे पाठ के दौरान कि हमने क्या पढ़ा क्या नहीं पढ़ा। यहीं आके पता चलता है जब हम अभ्यास प्रश्न करें पूरा पाठ ख़त्म करने के बाद में, उससे रिलेटेड कोई भी प्रश्न हमसे पूछ लिया जाए तो वो हमें पूरा आना चाहिए। तो ये हमने कक्षा 6 का चौथा पार्ट भी आज पूरा कर लिया है। अभी प्राकृतिक रेशे, हम बहुत जल्दी कक्षा 6 की विज्ञान पूरी करके कक्षा 7 में आना चाहते हैं, ताकि हमारा बहुत जल्दी विज्ञान का सिलेबस पूरा हो जाए और उसके पश्चात हम गणित पढ़ें। तो प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा सभी को, और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, और वीडियो में कोई कमी है तो उसके बारे में भी ज़रूर बताइएगा, ताकि अगले वीडियो जब मैं बनाऊं तो उनमें वो सुधार कर सकूं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।